हेलो डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग देखते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। हालांकि ये आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये टॉपिक टेंस का है, बट ये कनेक्टेड है क्लासेस से। क्लासेस के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि क्लासेस दो तरीके की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस और डिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट में हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेटिंग क्लास को, इंडिपेंडेंट में पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास को। आगे फिर हम लोग 3 पार्ट्स में बांट देते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास को, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा क्लास को। तो अब आइए बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी सीक्वेंस क्या होगा टेंस का। हालांकि ये टॉपिक जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, यही चीज़ टाइम एंड टेंस में भी पढ़ेंगे और यही चीज़ काफ़ी हद तक कंडीशनल में भी लागू होगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी टेंस का क्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। व्हेन मतलब जब, द टू क्लासेस जब दो क्लासेस, मेकअप मतलब बनाती हैं, आ सेंटेंस एक वाक्य, द टेंस ऑफ द वर्ब तो वर्ब का जो टेंस होगा, इन द सबऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास का, सबऑर्डिनेट क्या है, क्लास क्या होगी, पीछे बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लास वो क्लास होगी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फैन वॉइस के अतिरिक्त कोई भी कंजंक्शन आया, जैसे सिंस आ गया, बिकॉज आ गया, एज आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, इफ़ आ गया, इन केस आ गया, बहुत सारे कंजंक्शन सब सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। फॉर, एंड, आर, नार, बट, एट एंड सो के अतिरिक्त कोई भी कंजंक्शन आएगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और वो क्लास बनेगी सबऑर्डिनेटिंग क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है। चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लास। क्या कह रहा है सेंटेंस, कह रहा है डियर कि एक प्रिंसिपल क्लाज होगी जिसे आप मेन क्लाज बोलेंगे और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाज होगी जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। तो कह ये रहा है सीक्वेंस टेंस का जो होता है वो ये होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लाज हमारी जिस टेंस में है, समानता हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लाज का भी टेंस बदलते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। हालांकि अभी आगे और इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ देयर इज़ अ पास्ट टेंस, इफ़ देयर इज़ अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लाज, यदि मेन क्लाज यानी प्रिंसिपल क्लाज में हमारी पास्ट टेंस में हो, इट मस्ट बी फॉलोड बाई अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लाज। तो निश्चित रूप से सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी। इस बात को समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक क्लास ये हो गई जिसे आप प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास बोलते हैं, और दूसरी क्लास हो गई ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो अगर प्रिंसिपल क्लास मेन क्लास का टेंस जो है, वर्ब का जो टेंस है, अगर वो पास्ट है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास का सबऑर्डिनेटिंग क्लास की वर्ब का भी टेंस किस में जाएगा, पास्ट में। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट यही है। जैसे अ बिग ब्रदर एश्योर्ड, तो अब माई बिग ब्रदर ये नाउन फ्रेज हो गया यानी सब्जेक्ट, एश्योर्ड वर्ब होगी, सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक क्लाज होगी, सब्जेक्ट वर्ब है तो ये क्लाज है। क्लाज कौन सी है, मेन क्लाज। कैसे पता चला, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। दूसरा, ही वुड गेट मी अ फोन टुडे, एक ये क्लाज हो गई और इसमें दैट कंजंक्शन आया है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो ये क्लाज कौन बना देगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। ठीक है। अब मेन क्लाज पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज भी पास्ट में होगी। तो देखिए वुड लिखा है, सही है। अगर विल लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, तो ये सही लिखा है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर हमारी मेन क्लाज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज भी पास्ट में होगी। दूसरा सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर क्राइंग, एक ये क्लाज हो गई मेन क्लाज, बच्चे चिल्ला रहे थे, और बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो एक ये क्लाज हुई सबऑर्डिनेटिंग क्लाज। तो ये क्लाज किस में है, वर पास्ट में, तो मेन क्लाज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज भी किस में होगी, पास्ट में। तो देखिए पास्ट में है तो ये भी सही है। अगर आर वगैरह लगा होता या कोई दूसरा टेंस होता तो गलत हो जाता। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आपने सीखा कि अगर मेन क्लाज हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज भी पास्ट में होगी। अब दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट देखिए, अ पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लाज, अगर प्रिंसिपल क्लाज में पास्ट टेंस है तो मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन अ सबऑर्डिनेट क्लाज, तो सबऑर्डिनेट क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो सकती है। व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लाज एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, डॉट डॉट डॉट। अब आप समझिए, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये जो हमारी प्रिंसिपल क्लाज या जिसे आप मेन क्लाज बोलते हैं,
अगर ये पास्ट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज, वो भी किस में होगी, पास्ट में होगी। ये हमने सीखा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, 2 and 2 मैक्स 4 बताते हैं ना, या फिर प्रोवर्ब्स हो, या फिर कोई फैक्ट हो, चाहे वो जियोग्राफिकल फैक्ट हो चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, तब ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसका टेंस सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, प्रेजेंट में। किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट में रहेगा। फिर से समझ लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भले हमारी मेन क्लॉज पास्ट में हो लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या प्रोवर्ब्स है, या जियोग्राफिकल फिगर है, या साइंटिफिक फैक्ट है, तो ऐसी चीज़ें जो हमेशा सत्य होती हैं, टेंस में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो हमेशा प्रेजेंट में, जैसे 2 + 2 4 कल भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। सूर्य पूरब से कल भी उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा ना। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी स्कीम कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो कुल मिला के यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, या साइंटिफिक या जियोग्राफिकल फैक्ट की बात हो, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हो, या प्रोवर्ब्स कहावतों की बात हो, तो भले मेन क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तो भी प्रेजेंट में होगी अगर ये चीज़ें हैं तो ये रहा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देखिए, माई मदर टाट, मेरी माता ने मुझे बताया था, दैट की, दैट लगा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट की द अर्थ इज राउंड, की अर्थ क्या है, राउंड है। अब भले ये मेन क्लॉज पास्ट में है लेकिन आगे की आने वाली क्लॉज जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो देखिए ये प्रेजेंट में है, जबकि आपको लगेगा पास्ट में, इसको भी पास्ट कर दें तो ऐसा नहीं होगा, तो ये सही लिखा है। अगला ही सेड, अब ही सेड ये देखिए क्लॉज मेन क्लॉज है और दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये वाली क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुई। तो ही सेड दैट मैन इज मार्टर, उसने कहा कि मैन मरणशील होता है, तो भले ये पास्ट में है लेकिन ये इस तरह यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो 2 कॉन्सेप्ट अभी तक आपके क्लियर हुए। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, इफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कम्स विद देन, यदि हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो किस कंजंक्शन के साथ है, देन के साथ, देन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कैन बी एनी टेंस, तब हमारी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकती है। क्या कह रहे, देखो एक मेन क्लॉज आएगी या प्रिंसिपल क्लॉज जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा होगा, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आएगी जिसमें कंजंक्शन लगा होगा। लेकिन कंजंक्शन बहुत सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग, लेकिन मान लीजिए उसमें से सिर्फ देन कंजंक्शन आए, तो देन कंजंक्शन की क्वालिटी ये है कि ये जब बनाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज तब ये जो वर्ब है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की वो किसी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी हो सकती है, भले हमारी मेन क्लॉज पास्ट में ही क्यों ना हो। जैसे सी लाइक्ड मी मोर देन सी लाइक्ड यू, अब सी लाइक्ड मी ये मोर, ये आपकी एक मेन क्लॉज बनी और देन कंजंक्शन के थ्रू ये वाली क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग बनी। तो कॉन्सेप्ट ये आप लगाएंगे कि पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, लेकिन ये कंजंक्शन देन लगा है, तो अगर देन कंजंक्शन लगा रहेगा तो किसी भी टेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जा सकती है, भले ये पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। अगला सी लाइक्ड यू, फिर से पास्ट टेंस में है, मोर देन सी लाइक्स यू, लेकिन ये वाली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज प्रेजेंट में है। अगला सी लाइक्ड यू मोर देन सी विल लाइक यू, ये फ्यूचर में है। तो आप देख पा रहे हैं तीनों में मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है, लेकिन एक में पास्ट में बना है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक को प्रेजेंट में, एक को फ्यूचर में। तो आप अभी तक ध्यान से समझिए कि मेन क्लॉज यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है अगर वो पास्ट में है तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो भी पास्ट टेंस में जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा कि अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट टेंस में है लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हुई है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हुई है, या जियोग्राफिकल फिगर की बात हुई है, या साइंटिफिक फैक्ट की बात हुई है, इन सारी चीज़ों की बात हुई है, तो भले मेन क्लॉज पास्ट में है लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में। किस में होगी, प्रेजेंट में। ठीक है, तीसरी बात ये हुई।
कि मेन क्लॉज भले पास्ट में है लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कंजंक्शन देन का यूज़ हुआ है, तब ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो किसी भी टेंस में जा सकती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ओके, तो अभी तक आपने 3 बात देखी, तीनों में एक बात सेम थी कि मेन क्लॉज बिना कंजंक्शन वाली जो क्लॉज होती है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, वो पास्ट में होगी तो ये 3 पॉसिबिलिटी अभी तक बनेगी। पहला कि मेन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में जाएगी, दूसरा कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और तीसरा देन कंजंक्शन के थ्रू सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाई गई हो तो किसी भी टेंस में जा सकती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका देखिए, नेक्स्ट है इफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज इन एडजेक्टिव क्लॉज in that case it may be any tense even if principal clause is in past tense। अब अच्छे से फिर समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस बार क्या कह रहा हूँ कि जो हमारी मेन क्लॉज या जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये किस टेंस में है, पास्ट में। तो आगे की आने वाली जो क्लॉज है जिसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आप बोलेंगे, अगर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रही हो, किसका, एडजेक्टिव का, तब ये किसी भी टेंस में जा सकती है, प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में और चाहे फ्यूचर में। आपको पता है ना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज 3 तरीके के काम करती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अभी पीछे डिटेल में बताया था। तो मान लीजिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किस काम कर रही है, एडजेक्टिव क्लॉज बनी है। तो अगर वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव बनी है तब चाहे प्रेजेंट में लिखिए, चाहे पास्ट में लिखिए, चाहे फ्यूचर में लिखिए, सेंस के अकॉर्डिंग आप किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आई सा अ मैन, अब ये जो सा है ये सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस। हु सेल्स आइसक्रीम, जो आइसक्रीम बेचता है, तो ये देखिए हु, ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, हु कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है, लेकिन ये मैन को रिलेट कर रहा है यानी एडजेक्टिव है एक तरीके का। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रही है। तो अगर मेन क्लॉज हमारी पास्ट में है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करे तो किसी भी टेंस में रख सकते हैं। जैसे आई विजिटेड, देखो फिर से मेन क्लॉज पास्ट में है लेकिन वेयर ही विल स्टे, अब यहाँ पे ये रिलेट करने का काम करे, देखो फ्यूचर में है। अगला आई सा द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, देखो पास्ट में। तो कुल मिला के अभी तक एक बात से हम लोगों ने 4 बात सीखी, वो ये थी कि अगर हमारी मेन क्लॉज या जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, अगर ये पास्ट टेंस में है तो 4 वेराइटीज बन सकती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को लेके। वो 4 क्या है देखो। पहला कि मेन ये जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो भी पास्ट में जाएगी अगर सिंपल स्टेटमेंट होगा तो। दूसरा, अगर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह की बात हो, फैक्ट वगैरह की बात हो, तब ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तब ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा। तीसरा, मेन क्लॉज भले पास्ट में है लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है उसमें कंजंक्शन देन का आपने यूज़ किया है, देन के थ्रू आपने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाई है, तो कंपैरिजन होगा तो किसी भी टेंस में जा सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। ठीक है। अगला चौथा क्या था कि मेन क्लॉज पास्ट में है और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो आपको पहले से पता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज भी बनती है, एडवर्ब क्लॉज भी बनती है, नाउन क्लॉज भी बनती हैं। तो अगर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करे यानी नाउन के बारे में रिलेट करे तो फिर ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडजेक्टिव का काम करेगी, तब इसका टेंस किसी में, एडजेक्टिव का टेंस किसी में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो मेन क्लॉज पास्ट में होगी तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अच्छे से नोट आउट बना के लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप डिटेल में। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेकंड कॉन्सेप्ट, अ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज may be followed by any tense required by the sense the subordinating clause, it can be present, past or future। इस बार ये कह रहा है कि ये जो मेन क्लॉज है आपकी, मेन क्लॉज जिसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, ये पास्ट में नहीं, ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है। ये वाली क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी वो किसी भी टेंस में जा सकती है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, सेंस के अकॉर्डिंग। अगर मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज सेंस के अकॉर्डिंग किसी में जा सकती है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। जैसे ही थिंक्स, ये देखो सब मेन क्लॉज प्रेजेंट में है। सी सेज, मेन क्लॉज देखो प्रेजेंट में है। ही हैड टोल्ड, देखो मेन क्लॉज आपकी पास्ट में है।
ही विल थिंक, देखो मेन क्लास फ्यूचर में है, ही विल थिंक मेन क्लास। अच्छा ये एक देखो ध्यान से, गलती से देखो यहाँ पे ही हैड टोल्ड, इसको हटा देना, गलती से एग्जाम्पल आ गया। ये देखो ही थिंक्स ये प्रेजेंट में है, शी सेज ये प्रेजेंट में है, ही विल थिंक ये फ्यूचर में है, ही विल थिंक फ्यूचर में है, और ही विल थिंक ये भी फ्यूचर में है। अच्छा प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो देखो सबऑर्डिनेटिंग क्लास फ्यूचर में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास प्रेजेंट में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास प्रेजेंट में है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास पास्ट में है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लास फ्यूचर में है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी मेन क्लास जो है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो जो आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से किसी भी टेंस में जा सकती है सेंस के अकॉर्डिंग। ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था। अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास के थ्रू जब आप कंडीशनल पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। अब इसका लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, इफ़ सबऑर्डिनेट क्लास या इफ़ सबऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेटिंग क्लास इज इंट्रोड्यूस बाय इफ़, अनटिल, अनलेस, एज, बिफोर, व्हेन, एज सून एज, इवन इफ, etc and the principal clause is in future tense, in that case the verb of subordinate clause must be in present। अब थोड़ी मेरी बात को ध्यान से समझो। कहीं ये रहा है कि मान लो जितने कंजंक्शन मैंने बताए इफ़, अनटिल, अनलेस, बिफोर, व्हेन, अगर ये कंजंक्शन ध्यान से समझना भैया, अगर ये कंजंक्शन इनमें से कोई कंजंक्शन लगा है तो जिस क्लाज में ये कंजंक्शन लगा होगा वो क्लाज सबऑर्डिनेटिंग होगी। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज होगी, ध्यान से समझना, जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी, और जो हमारी मेन क्लास होगी जिसे आप प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं वो सिंपली किस में होगी, वो होगी फ्यूचर के इंडेफिनिट में। फिर से समझ लो, अगर आपकी एक कंडीशन ये क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में मान लीजिए ये कुछ कंजंक्शन लगे हैं, यानी कंडीशनल कंजंक्शन लगे हैं। कंजंक्शन तो बहुत होते हैं लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में कंडीशनल कंजंक्शन लगे हैं। कंडीशनल कंजंक्शन यही सब होते हैं। अगर लगे हैं तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज का जो टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और जो मेन क्लाज होगी जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा होगा उसका टेंस होगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो ये कॉन्सेप्ट है लास्ट, ठीक है। इसी को कंडीशनल में भी पढ़ते हैं, जैसे द पेमेंट विल बी मेड ना, तो विल बी ये देखो मेन क्लाज हमारी किस में है, फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इफ़, ओनली इफ़ देखो ये कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल क्लाज किस में है, देखो प्रेजेंट में, तो मेन क्लाज किस में है, फ्यूचर में। फिर सी विल वेट, मेन क्लाज देखो फ्यूचर में है क्योंकि कंडीशनल क्लाज किस में है, देखो प्रेजेंट में है। ही विल नॉट कम, ये देखो मेन क्लाज फ्यूचर में है तो कंडीशनल क्लाज देखो प्रेजेंट में है। आई शैल पनिश यू, मेन क्लाज देखो फ्यूचर में है तो कंडीशनल क्लाज देखो प्रेजेंट में है। तो ये कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारी कंडीशनल क्लाज यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाज कंडीशनल कंजंक्शन के थ्रू बनती है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखी जाती है, तो जो मेन क्लाज होती है या प्रिंसिपल क्लाज ये फ्यूचर के इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो ये रहा आपका डिटेल एनालिसिस सीक्वेंस ऑफ टेंस का।